Everyone, I welcome you all on this channel, and this is going to be the first video on this channel. This video is related to the PYQs of CAPF. जो भी बेसिकली CAPF की तैयारी कर रहे हैं, तो 2017 का बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इस चैनल पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एंड ये चैनल स्टार्टिंग से ही मैं इसमें ये रख रहा हूँ कि पहले हम PYQ करना शुरू करेंगे, एंड उसके बाद PYQ के साथ साथ ही हम कॉन्सेप्ट करेंगे, जो भी बेसिकली उनके आंसर्स होंगे एंड जो भी उनके ऑप्शंस होंगे एज वेल। ठीक, तो उनके भी हम लोग एक बार डिस्क्रिप्शन उनका कंप्लीट देखेंगे। एंड दिस इज़ द फॉर द ईयर 2017 एंड सो ऑन। हम बेसिकली 2018 एंड 2023 तक के कंप्लीट जो हमारे PYQs हैं उनको बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली एंड हम लोग अभी तो ये पॉलिटी के हैं, है ना, अभी ये पॉलिटी के PYQs हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री, जितने भी सारे बेसिकली हमारे इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने उनके टॉपिक्स होते हैं उनको लाइन बाय लाइन हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड हम ट्राई करेंगे कि जो मैक्सिमम आउटपुट है हमारा एग्जामिनेशन में वो हमारे उससे निकले, क्योंकि देखिए अगर हम UPSC के किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, चाहे वो तुम्हारा CSE है ना, चाहे वो हमारा CSE एग्ज़ाम है, चाहे वो हमारा CDS एग्ज़ाम है, चाहे वो हमारा CAPF एग्ज़ाम है ना, तो ये जो जर्नल एग्ज़ाम्स हैं तो इनमें अगर हम बात करते हैं तो PYQ का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है ना, PYQ का एक बहुत बड़ा रेलेवेंस है। एंड सिमिलरली सिलेबस को हमको देखना ही पड़ता है, बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो कभी कभी PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं, है ना। CSE में लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, तो वहाँ से भी आता है ना। CDS में बोलते हैं कि लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, CAPF में डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना, उस कॉन्सेप्ट पे देखना पड़ेगा कि इस पर क्या उसका रिपीटेशन है या नहीं है, राइट। तो रिपीटेशन का बेसिकली हम लोग देखते हैं, एंड अल्टीमेटली UPSC वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट करके पूछता है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं या जो चीज़ें उसने सिलेबस में मेंशन की हुई है ना। तो आपको एक बार सिलेबस तो देखना ही है हर एक चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको सिलेबस तो देखना ही है। आपको ये समझ में होना चाहिए कि सिलेबस आपके टिप्स पर बेसिकली होना चाहिए, ये तो पहली चीज़ है। सेकेंडली हाँ, आपको जो सॉल्व करने हैं वो करने हैं PYQs, राइट। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन पे बेसिकली जोर देना है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अगर आप बेसिकली पढ़ना शुरू करेंगे, उसी के ऊपर जो लॉजिक अप्लाई कर रहा है बार बार UPSC जो उसी के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछता है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको आप अगर एक बार आप पकड़ लेंगे तो ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके 80 to 90% क्वेश्चन आप जो है UPSC में जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें आप आराम से उनको जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, हम अभी शुरू कर रहे हैं CAPF से, राइट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो एग्जामिनेशन होता है, दिस इज़ फॉर पेपर 1, राइट। जो पेपर 1 है जो बेसिकली हमारे कितने मार्क्स का होता है, जो हमारा 250 मार्क्स का होता है ना, जिसमें 150 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन आते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन बेसिकली 2 मार्क्स का होता है। तो ये जो पेपर है हम इसके जो पॉलिटी का PYQs है, ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर पॉलिटी PYQ। मैं फिर से इसमें स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इसमें ज्योग्राफी के, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये खाली पॉलिटी के PYQs हैं, और ये पॉलिटी के भी 2017 के PYQs हैं। इसके बाद जो वीडियो होगी वो 2018 की PYQs की वीडियोज़ होगी। अल्टीमेटली फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, राइट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हम निकालने वाले हैं, प्लस इसमें हम लोग उनका डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं, राइट। तो इसमें देखने वाले हैं कि आंसर्स को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, या आंसर को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या किस तरीके से हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं ऑप्शंस को देखकर, राइट। तो एलिमिनेशन टेक्निक जो हम बोलते हैं ना UPSC में चलती है, राइट, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बेसिकली हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी मिनिस्ट्री, ठीक है ना। UPSC जो बेसिकली मेन फोकस करके पूछता है वो किन किन चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे CAPF है, CDS है, उसमें तो कभी कभी हमारे ईयर भी आ जाता है, राइट। तो हम CAPF का कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इसमें ईयर तो हमारे इंपॉर्टेंट है ना। तो अदरवाइज़ इसके अलावा बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो CSE है उसमें जो मेन जो चीज़ पूछता है वो पूछता है मिनिस्ट्री, राइट। तो हम वही दोनों चीज़ें एक बार पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा 2003 में अगर हम बात करते हैं, तो एक सेकंड पेन में चेंज कर लेता हूँ। 2003 में अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको बेसिकली स्टैट्यूटरी स्टेटस हमारी गवर्नमेंट ने दिया था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मिनिस्ट्री है इसके लिए वो आती है तुम्हारे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, राइट, एंड पेंशन। तो यही जो मिनिस्ट्री है, यही मिनिस्ट्री तुम्हारी बिलोंग करती है UPSC को भी। ध्यान रखना इस चीज़ का कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, this is the same ministry which also controls, which also had the regulation, or also has the regulation on UPSC,
और सबसे बड़ी बात जो है, इसके जो चेयरमैन होता है, इसका जो चेयरपर्सन होता है, दैट इज़ अल्टीमेटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो यही इनको चेयर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो 2003 में जिसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, जो इस्टेब्लिश हुई थी, उसके भी जो मिनिस्ट्री है, दैट इज़ ऑल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। पहली बात, अब इसमें हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किसकी रिकमेंडेशन पर, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको इस्टेब्लिश करा गया था। कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो तुम्हारा सीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो हमारा सीडीएस का एग्ज़ाम है, या कोई और दूसरा एग्ज़ाम है, राइट। तो उसके लिए कमेटीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एआरसी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। फर्स्ट एआरसी बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, राइट। मोरारजी के द्वारा, मिस्टर मोरारजी देसाई जी के द्वारा इसको बेसिकली इस्टेब्लिश करा गया था। तो 1966 की है, अल्टीमेटली नहीं है। हम लोग इसके बाद की बात कर रहे हैं, हम 2003 की बेसिकली बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा। तो के सामंतन कमेटी, राइट, इस पूरी कमेटी का जो नाम था, दैट वाज द के सामंतन कमेटी। के सामंतन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, उनकी रिकमेंडेशन पर एक और हमारी जो बॉडी है उसको इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है ना। उस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो के सामंतन कमेटी के रिकमेंडेशन पर सीबीआई को भी इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको भी इस्टेब्लिश करा गया था, इसको भी सेटअप करा गया था। वो भी किसकी रिकमेंडेशन थी? के सामंतन कमेटी जी की रिकमेंडेशन थी। इसको इस्टेब्लिश करा गया। सीबीआई वॉज इस्टेब्लिश इन 1963, राइट। सीबीआई 2023 में बहुत न्यूज़ में रहा, सीबीआई एंड ईडी, इस बात दोनों का आप ध्यान रखेंगे। तो ईडी के बारे में एक बार आप सर्च करेंगे, ठीक है ना। ईडी बेसिकली हमारे इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में, राइट। तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। क्या अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल है। इसकी मिनिस्ट्री आप एक बार देख लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, एंड इसके बारे में आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। सीबीआई और ईडी से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं कि इस साल पूछा जा सकता है। या तो ईयर पूछ लेगा, या मिनिस्ट्री पूछ लेगा, या इसका कंपोजिशन पूछ लेगा, या इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछ लेगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहली बात, ये दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज़ ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ठीक है ना, बट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये क्या है, हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वाज एस्टैब्लिश बाय ए स्टैट्यूट ऑफ लेजिस्लेचर, इस बात का ध्यान रखना है। इसको बेसिकली जो इस्टेब्लिश कर, सॉरी, जो हमारा सीवीसी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसका रिमूवल की एक बार देख लेंगे आप लोग, है ना। इसके बारे में वैसे तो आपको पूरा ही पढ़ना है, बिकॉज मैं इनिशियली पहले बोल चुका हूँ कि हम लोग खाली डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटीज़ है, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग बाद की वीडियोज़ में करेंगे। फिर भी जो रिमूवल होता है हमारा सीवीसी का, अल्टीमेटली दैट इज़ डन बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वो कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको, पहली बात। सेकेंडली, हम बेसिकली सीबीआई के बारे में बात करते हैं। सीबीआई के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमने देख लिया 1963 है, 2023 में बहुत न्यूज़ में रहा, इसीलिए मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ, है ना। सेकेंडली, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली अपने जो पावर डिराइव करते हैं, ठीक है ना, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन बोल देगा कि सीबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो आंसर आपका जो ऑप्शन है बेसिकली वो गलत होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये पावर खाली डिराइव कर रही है, इट ओनली डिराइव पावर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट। लेकिन ये जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1963 में इस सामंथन कमेटी की ही रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश करा गया था, और अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव एक्शन था, है ना। तो डायरेक्टली बेसिकली एग्जीक्यूटिव एक्शन था, तो कोई स्टैट्यूट इसके लिए बना नहीं, कोई एक्ट इसके लिए आया नहीं, अलग से कोई एक्ट इसके लिए बना नहीं। तो अगर एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं होगी, ठीक है ना। कोई लेजिस्लेटिव एक्ट के अंदर नहीं है तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी ये नहीं है। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, किसी कोई प्रैक्टिस सेट में आई थिंक वो क्वेश्चन था कि सीबीआई जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो गलत था, ठीक है ना। सीबीआई इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीदर अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ध्यान रखना इस चीज़ का। अल्टीमेटली हमको बेसिकली पढ़ना ये है कि ये पावर कहाँ से डिराइव करता है, ठीक है। तो दैट इज़ द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। एंड ये जो बेसिकली एक्ट है 1949 का एक्ट है ना। तो अगर इसका कभी वो ईयर पूछता है तो उस बात का भी ध्यान रखना है आपको। 1949 का बेसिकली है। सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1963 में बेसिकली हुआ था, है ना। तो इसके अलावा तो ज़्यादा आपको कुछ पूछना नहीं। थोड़ा बहुत एक बार कंपोजिशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो बेसिकली इसके डायरेक्टर होते हैं उनका टेन्योर 2 साल का टेन्योर होता है ना। अदरवाइज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, तो ये हम सबको पता है। सीबीआई की ना कुछ पावर्स होती हैं, एक स्पेशल पावर होती है ना, एक कुछ स्पेसिफिक पावर होती है। तो उसको एक बार आप देख लेंगे, है ना।
तो ये थोड़ा क्लियरिटी आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का डिस्कशन इंपॉर्टेंट था। ये डिस्कशन मैं फिर बोल रहा हूँ 2023 में बहुत न्यूज़ में रहा है, सीबीआई ईडी 2023 2022, है ना। आपको तो पता ही है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रही हैं, डेली अगर आप थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो आपको सबको ये चीज़ें पता ही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द 9th शेड्यूल। सबसे फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी का, या दूसरे एग्जामिनेशन में भी अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जामिनेशन, राइट। तो इसमें हमसे पूछा हुआ है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल को बेसिकली ऐड करा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ इतना, मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉलिटी बेसिकली पढ़ रहा होगा, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, मतलब सीएससी की तैयारी कर रहा होगा, सीडीएस की तैयारी कर रहा होगा, सबसे पहली चीज़ें हमको बेसिकली शेड्यूल्स पढ़ने होते हैं, है ना। शेड्यूल पढ़ने होते हैं, पार्ट्स पढ़ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। शेड्यूल क्या है बेसिकली? शेड्यूल हमारी एडिशनल चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली लिखी हुई है ना। जो हमारे पार्ट के अंदर नहीं लिखा वो शेड्यूल में लिखा हुआ है अल्टीमेटली। तो शेड्यूल तो हर कोई पढ़ता है ना। कितने शेड्यूल्स हैं अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल्स है, राइट। उसी में से हमसे पूछा हुआ 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। अब जिसने थोड़ा बहुत भी इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा उसको ये पता है कि 1991 में, है ना, 1991 में जो केस हुआ, सॉरी 1951 में, आई अपोलोजाइज, 1951 में बेसिकली जो केस हुआ था दैट इज़ रिलेटेड टू चंपकम दोराई राजन, ठीक है ना। चंपकम दोराई राजन का केस जो था विच वॉज रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स, है ना। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है दैट वॉज टेंड टूवर्ड्स द लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि भाई हमको इक्वलिटी लेकर आने हमारे सोसाइटी में, है ना। उस टाइम पे हमारे बहुत लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको इक्वलिटी देनी है, तो लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट थे। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमसे पूछा हुआ है कि 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो अल्टीमेटली 1951 में सबसे पहला जो हमारा अमेंडमेंट आता है वो 9th शेड्यूल से रिलेटेड ही आता है, ठीक है ना। सो दैट वाज इट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ध्यान रखिएगा, चंपकम दोराई राजन पहली बात, इस केस का नाम ध्यान रखिएगा, 1951 का ही केस है विच इज़ रिलेटेड टू 9th शेड्यूल और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अल्टीमेटली इस बात का भी ध्यान रखना है कि 9th शेड्यूल कब आया था हमारे एग्जिस्टेंस में? 1951 में आया था, एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तीसरी बात इसमें जो ध्यान रखनी है वो ये आपको ध्यान रखनी है कि 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा कि लैंड रिफॉर्म के इनिशियली ऐसा हुआ था कि जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड केसेस होते थे ना, वो 9th शेड्यूल के अंदर गवर्नमेंट डाल देती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये बेसिकली बढ़ता चला गया, जैसे जैसे इसका रिफॉर्मेशन होता गया, जैसे बढ़ता चला गया, इसका थोड़ा जो इंक्लूजन है इसमें और उसमें वेरिड होना शुरू हो गया वो, है ना। तो गवर्नमेंट खाली लैंड रिफॉर्म के केसेस नहीं, गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें सूटेबल लगती थी वो गवर्नमेंट उठा के 9th शेड्यूल में डाल देती थी, है ना। अब लोग बोलेंगे कि इस गवर्नमेंट का आप क्रिटिसिज्म करते हो, आप इस चीज़ का, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो लेकिन 9th शेड्यूल पे जब इसको इस्टेब्लिश करा था, है ना, जब मिस्टर नेहरू ने इसको इस्टेब्लिश करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इसको इस्टेब्लिश करा था, तो उस टाइम पे हुआ ये था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही इट वाज मेड इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, कि इसमें ये बोला कि जुडिशरी इस मामले में इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। जुडिशरी कैन नॉट लुक आफ्टर द केसेस विच आर इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। तो जुडिशियल रिव्यू इसमें हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना अदर कोर्ट्स जो बेसिकली हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है या कोई ट्राइब्यूनल है, किसी में 9th शेड्यूल से रिलेटेड कोई केस नहीं जा सकता, है ना। इट हैड कंप्लीट इम्यूनिटी ओवर जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इस चीज़ को भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिकली ख़त्म कर दिया। अगर आपको पता हो IR कोयलियो केस, ठीक, अगर आप 9th शेड्यूल पढ़ेंगे ना, अगर आप 9th शेड्यूल पढ़ेंगे तो इस केस के बारे में आप अपने आप ही बेसिकली जान जाएंगे। एक बार आप अगर लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं उस सोर्स को आप बेसिकली फॉलो कीजिए, है ना। उसमें इस चीज़ के बारे में पक्का लिखा होगा। IR कोयले केस था बेसिकली 2007 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया दैट फ्रॉम द नाउ ऑन्स 9th शेड्यूल इज़ नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो अब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि 9th शेड्यूल इज़ इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, या 9th शेड्यूल के ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स रिलेटेड टू द 9th शेड्यूल, वो सारी चीज़ें गलत हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। IR कोयले केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि फ्रॉम द नाउ ऑन्स द 9th शेड्यूल इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दैट्स ऑल, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट की बात को तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, बात सिंपल है ना। तो इसमें क्या आप जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स इसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। तो इसका ज़्यादा कुछ रेलेवेंस अब रह नहीं गया है, राइट, पहली चीज़। अब जो दूसरी चीज़ है वो भी एक बार देख लेते हैं। 14th अमेंडमेंट जो बेसिकली रिलेटेड है हमारा, 14th अमेंडमेंट वॉज रिलेटेड टू
किसी ने अगर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ा होगा तो 14th अमेंडमेंट आया था 1962 में, ठीक है ना। इट वाज रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पुडुचेरी एज यूटी। हमने पुडुचेरी को बेसिकली लिया था, तो उसको यूनियन टेरिटरी हमने डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम पे। तो 1962 में 14th अमेंडमेंट से उसको हमने इस्टेब्लिश किया था। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 2005 में आया था, राइट। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 2005 में बेसिकली आया था। इट वाज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अगर हम बेसिकली बात करते हैं ना कि एडमिशन ऑफ सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, तो ये इसी से रिलेटेड है, राइट। ये आई थिंक तुम्हारा 15th हमारा जो सॉरी आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 के अंदर बेसिकली इसका मेंशन है। तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही हमारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसमें करना क्या, इसमें है क्या चीज़, इसमें सिंपली ये आपको ध्यान रखना है कि सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के रिगार्डिंग अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ फॉर द बेटर क्लियरिटी। पहली बात इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2005 में, है ना, पहली बात। दूसरी बात किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 15 से रिलेटेड है। तीसरी बात इसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, ठीक, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर स्पेशल प्रोविज़न पार्लियामेंट बनाना चाहती है तो पार्लियामेंट इज़ फ्री टू डू दैट, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इन वर्डिंग्स को आप नोट कर सकते हैं एज़ इट इज़। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, ये CSE में भी आया हुआ है एंड CDS में भी मैंने ये PYQs में देखा हुआ था, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द लास्ट अमेंडमेंट दैट इज़ 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सॉरी 99th, इट इज़ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत कम जो है लोगों को पता होता है, ठीक है, बिकॉज इसका ज़्यादा कुछ रेलेवेंस अब रह नहीं गया 2014 के बाद। एंड इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2014 में CSE में भी क्वेश्चन आया हुआ था क्योंकि उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था। तो सिंपल सी बात है, लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हैं या मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर द UPSC एस्पिरेंट्स, तो हम लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करता है। तो दैट इज़ वाई आई एम गिविंग रेफरेंस ऑफ लक्ष्मीकांत अगेन एंड अगेन। तो 2014 में बेसिकली केस था, इट वाज रिलेटेड टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। तो इसमें हुआ क्या था कि सरकार ने बोला कि कोलिजन सिस्टम को रिमूव कर देते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एंड उसके अलावा उसके लिए हम क्या कर देंगे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे, तो इसमें मल्टीपल मेंबर होंगे, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी के बेसिकली थोड़ा बहुत उस तरफ इंक्लिनेशन इसका था, थोड़ा उस तरफ झुकाव था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। आप जो अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने लग गया या हाई कोर्ट के अंदर होने लग गया, जो मेनली जुडिशरी के अंदर अगर होने लग गया, तो क्या वहाँ पर जजमेंट जो होगा या वहाँ पर जो हमारा जस्टिस होगा, तो जस्टिस अल्टीमेटली तुम्हारा इनजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट विल बी इनजस्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करा कि NJAC को 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली इंट्रोड्यूस करा गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नल एंड वॉइड, इट स्टैंड्स ड्रॉप। ऐसा हो ही नहीं सकता हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल लेड टू द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इस बारे में आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत इनका पता हो। आप जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनिशियली होता ये है, जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत उठाई, ठीक, अगेन मैं लक्ष्मीकांत बोल दिया, या कोई भी आप नोट्स उठा रहे हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, UPSC के लिए अगर आप फॉलो कर रहे हैं, है ना, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए फॉलो कर रहे हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमको हर एक आर्टिकल पढ़ना है ना, हमको हर एक जो है शेड्यूल पढ़ना है। सॉरी, शेड्यूल तो पढ़ने की ज़रूरत है, अल्टीमेटली शेड्यूल याद नहीं होंगे तो भाई फेल होने के चांसेस हैं। शेड्यूल पता होना चाहिए आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये लगता है कि हमको सारे ही आर्टिकल पढ़ देने, अरे नहीं पढ़ने जी, है ना। उसके बाद बच्चों को ये लगता है कि हमको सारे अमेंडमेंट रट्टा मार देने, अरे नहीं मारने। सारे अमेंडमेंट रट्टा मार के क्या कर लोगे आप? क्लैट का एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं कर रहे, है ना, आप लॉ के एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं कर रहे, आपको खाली अपना एग्ज़ाम निकालना है। तो जितना वो प्रीवियस ईयर में पूछता है, आप अगर उतना भी नॉलेज रखते हैं या जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 99th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। जुडिशरी इज़ द कोर ऑफ आवर फेडरलिज्म, राइट, और फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इट वाज रिलेटेड टू सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो चेंजेस इंपॉर्टेंट है ना। तो इन चीज़ों को आपको निकालना है, खंगाल कर निकालना है कि कौन कौन सी जगह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सारे आर्टिकल आप रट्टा मारने बैठ जा रहे हैं, सारे अमेंडमेंट्स आप रट्टा मारने बैठ जा रहे हैं। सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप कि ऊपर वाले क्वेश्चन के सामने जस्टिस कर पाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम बेसिकली देखना शुरू करते हैं तो दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ डेल्ट विथ द इशू ऑफ क्रीमी लेयर। अब फिर से वही वाली बात है, सोसाइटी से रिलेटेड केस है ना। सोशल जो बेसिकली सोसाइटी में अगर बोलूँ या सोशल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर मैं इसको केस को बोलूँ तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्रीमी लेयर, बैकवर्ड क्लासेस, साफ साफ उसने बोल दिया है, आपको इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। क्रीमी लेयर अल्टीमेटली इसका जो आंसर है दैट इज़ इंदिरा साहनी जजमेंट, है ना। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको जो ध्यान रखना है वो कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है इस चीज़ से रिलेटेड, राइट। पहली बात, जो इंदिरा साहनी केस है दैट इज़ ऑल्सो विद द अनदर नेम, दैट इज़ ऑल्सो नोन विद द अनदर नेम, दैट इज़ नोन एज मंडल केस, ठीक है ना। मंडल केस भी बेसिकली इसको बोला जाता है, क्योंकि 1993 में बेसिकली क्या हुआ, 1993 में जो बीपी मंडल हैं, ठीक है ना, उनके निगरानी में एक मंडल कमीशन को इस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट, और इनको बोलती है कि रिजर्वेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं ना, ठीक है, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो बेसिकली जो केसेस हैं उनको बेसिकली आपको देखना है। तो जो बीपी मंडल साहब हैं या मंडल कमीशन है वो रिकमेंडेशन देता है कि भाई ओबीसीज़, अदर बैकवर्ड क्लासेस नाम का बेसिकली क्लासेस है, इनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करो। इनके लिए रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन आता है दैट इज़ 27%, राइट। एक और चीज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू EWS। ये EWS का जो कोटा आज के टाइम पे लोगों को मिल गया है ना, या सॉरी सरकार ने बेसिकली जो जारी कर दिया 2019 के बाद। EWS कब आया था? 2019 में इसको सरकार ने 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं फिर बोल रहा हूँ अमेंडमेंट सारे नहीं पढ़ने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ने ही है। तो EWS 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक, अदर देन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है अदर देन OBC, ST, SCs, तो इनको भी 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड अगेन वही TNC, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, है ना, जो भी बेसिकली उसके अंदर तुम्हारा रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सरकार लगाएगी। तो उन्हीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को OBC के लिए बोला गया क्रीमी लेयर। आप ऐसा मोटा मोटा समझ लीजिए, क्रीमी लेयर बेसिकली क्या होता है? क्रीमी लेयर होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये लिखा हुआ है जैसे 8 लाख से अगर किसी की ज़्यादा इनकम है, एनुअल इनकम अगर बेसिकली 8 लाख से ज़्यादा है ना, एंड सो एंड सो फोर्थ, इसमें जो है तुम्हारे प्रोविजंस हैं, तो वो सारे लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। बात सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा गवर्नमेंट ने, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दी कि भाई अगर तुम लोग एक लिमिट से ज़्यादा कमाते ही हो तो वाई डू यू नीड एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। तो जिन लोगों को ज़रूरत है एक्चुअली में उनको मिल पाए, तो दैट वाज रिलेटेड टू द क्रीमी लेयर, राइट। तो क्रीमी लेयर ये हो गया, डिस्कस कर लिया। OBC से रिलेटेड है, इसमें यह है कि 27% रिजर्वेशन उन लोगों को ही मिलेगा जो एक सर्टेन लिमिट, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोविज़न के अंदर आते हैं, ठीक, जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर इनकम को क्रॉस करते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे फ्रॉम द रिजर्वेशन। सो दैट इज़ व्हाट द क्रीमी लेयर मीन, पहली बात। सेकेंडली EWS को हमको इसमें डिस्कस करना था, सो EWS को हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस करा, एंड 10% रिजर्वेशन बेसिकली अदर देन जो हमारे ST, SCs, OBCs हैं, उनके अलावा जो 10% रिजर्वेशन है वो जर्नल को भी दिया जाएगा। एंड अगेन मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि इसमें भी गवर्नमेंट जो है चेक करेगी कि कौन कौन जो है हमारे वीकर सेक्शन को बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, किसका इनकम बहुत कम है, जितना बेसिकली होना चाहिए था उस लेवल से कम है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर लिखी हुई हैं, यू डोंट नीड टू रेफर दैट। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बेसिकली लॉ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फर्स्टली। सेकेंडली हम बात करते हैं इंदिरा साहनी जजमेंट की, एक बार बात कर लेते हैं इस बारे में, डिस्कस अगर हम कर लें तो बेटर रहेगा। इंदिरा साहनी जजमेंट वही 1993 में बेसिकली आया था, ठीक है। इसमें सरकार ने ये बोला कि जो रिजर्वेशन है दैट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल रिजर्वेशन, राइट। तो 50% में एक तरीके से गवर्नमेंट ने कर दी कैपिंग। तो अगर ये भी क्वेश्चन होता है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट और इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट कैप्ड द रिजर्वेशन फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये कैपिंग का जो बेसिकली प्रोविज़न है दैट इज़ ऑल्सो केम इन टू बींग इन द इंदिरा साहनी जजमेंट। तो ध्यान रखना 50% का जो रिजर्वेशन कैपिंग है, ठीक है, 50% जो रिजर्वेशन है उसका प्रोविज़न अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाह रही है तो 50% को क्रॉस वो नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो ये जो कैपिंग है, ये बेसिकली जो रोक है 50% तक जो बेंचमार्क बेसिकली सेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये करा है आपका इंदिरा साहनी जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है ना। इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन अगर आप थोड़ा बहुत और इंथुजियास्टिक अगर आप थोड़ा हैं तो रिजर्वेशन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल SC को रिजर्वेशन हमारा जॉब्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन में दैट इज़ 15% रिजर्वेशन उनको मिलता है,
एंड एस को बेसिकली जो मिलता है वो 7.5% रिजर्वेशन एस को मिलता है, 27% फॉर द ओबीसीज, 27% सॉरी 27% फॉर द ओबीसीज, राइट। और ई का हमको पता ही है 10% बेसिकली रिजर्वेशन है। तो ध्यान रखिएगा आप कि ये 50% को बेसिकली क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है ना। हाँ जी, तो अगर आप बेसिकली इसमें देखें तो आप तो बोलेंगे फिर ये अब तो ये ज़्यादा हो गया है ना, तो ये तो 50% क्रॉस कर लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को देखना है कि ये 50% से कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 50%। तो गवर्नमेंट बेसिकली अब जो भी करे, जिस तरीके से भी करे, जहाँ भी बेसिकली इसको कम कर सकती है वहाँ पे गवर्नमेंट को देखना है, राइट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको भटकने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20 वॉज देयर इन 2017 पेपर। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, किस जजमेंट में, अगेन जजमेंट आ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ जजमेंट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ जजमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे तुम्हारे अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट होंगे, उनको PYQ से ही आप निकाल सकते हैं बाहर, राइट। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डिक्लेयर दैट द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है पार्लियामेंट के पास किस ऐसे जजमेंट में बोल दिया था, कौन से जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि पार्लियामेंट के पास पार्ट 3 दैट इज़ फंडामेंटल राइट, ध्यान रखना पार्ट 3 के बारे में पता होना चाहिए। पार्ट 2 क्या किससे रिलेटेड है, पार्ट 2 इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें पता है। पार्ट 4 वॉज इज़ रिलेटेड टू DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। तो पार्ट्स आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको पार्ट्स जो है आप भूल के जाएंगे या फिर आप कुछ भी कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में 2024 का जो CSE का भी पेपर हुआ है, राइट, जो जून में बेसिकली पेपर हुआ 16 जून को, उसमें क्वेश्चन था पार्ट से, उसमें क्वेश्चन था कि जो एमरजेंसी है इट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएंगे, कोई डाउट नहीं उसमें। इसमें बोला हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पार्ट 3 में कौन सा, किस केस में ऐसा बोला कि पार्लियामेंट जो है पार्ट 3 के प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है उनको चेंज करने की। अगेन ये सारे जो केस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो केशवानंद भारती केस है, इसको स्टार मार्क करेंगे, ठीक है ना, डबल स्टार मार्क भी कर लेंगे तो कोई डाउट नहीं उसमें। केशवानंद भारती केस का जो बेसिकली जेनेसिस है आपको पता ही होना चाहिए, इसके बारे में जो है बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इसके अंदर ही लाया गया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन से रिलेटेड बेसिकली केस है, ऐसे कुछ पूछ लेगा हो, केशवानंद भारती केस या द केस रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज वाज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो ध्यान रखिएगा आप, केशवानंद भारती केस में ऐसा कुछ था, है ना। तो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, ठीक है। इसका डेट भी आप एक बार देख लेंगे क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है। डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 24 अप्रैल की डेट है ना, 24 अप्रैल 1973 की बेसिकली डेट है। 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है क्योंकि 24 और अप्रैल, ईयर की बात नहीं कर रहा है, ईयर तो आपको ध्यान रखना है 1973, राइट, ईयर अपने आप में इंपॉर्टेंट। लेकिन 24 अप्रैल 1993 को बेसिकली अगर आप देखें, 1993 को अगर आप देखें तो इसी दिन हमारे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, ठीक है ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बेसिकली इस दिन इस्टेब्लिश हुए थे। तो हमारे बेसिकली 11th शेड्यूल दैट केम इन टू बींग, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, है ना। तो डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, ठीक। तो केशवानंद भारती केस से रिलेटेड पूछेगा कि कौन से केस से रिलेटेड है या किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, तो दैट इज़ बेसिक स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन। पहली बात हमसे पूछा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई पावर नहीं है, या सॉरी पार्ट 3 को अमेंड करने का कोई पावर नहीं है, ये किस जजमेंट में उन्होंने बोल दिया था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि गोलकनाथ जजमेंट था, ठीक है ना। गोलकनाथ जजमेंट में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, दैट पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल एनी फंडामेंटल राइट्स। ये साफ साफ चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे ये भी बोल देता ना कि कर्टेल की पावर नहीं है या बेसिकली उसमें अमेंडमेंट की पावर, तो उसमें साफ साफ बोला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप कि गोलकनाथ केस, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, केस को लाइन बाय लाइन थॉरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो गोलकनाथ केस आप ध्यान रखेंगे। दैट नेक्स्ट जो केस है हमारे पास वो दैट इज़ चंपकम दोराईराजन केस। चंपकम दोराईराजन अभी मैंने बताया था 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। अब देखिए ऊपर बेसिक 9th शेड्यूल का केस उसी ईयर में 9th शेड्यूल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा, उसी का नीचे जजमेंट केस दे दिया,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कोरिलेट करके एक बार पढ़ना है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट का ऊपर केस था, ठीक है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट का ऊपर क्वेश्चन था, नीचे उससे रिलेटेड केस है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को आपको कोरिलेट करके पढ़ना है और उसी तरीके से आपको पढ़ के वहाँ पर जाना है। द लास्ट वन इज़ द मिनरल मिल्स केस। मिनरल मिल्स केस के बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीटेशन बेसिकली इसका होता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी के टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ही वैलिडेट किया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हारा CDS के PYQs में भी हमारा पूछा गया है, ठीक है ना। तो मिनरल मिल्स केस से रिलेटेड साफ साफ क्वेश्चन यही था कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ध्यान रखिएगा वो मिनरल मिल्स केस ही था। तो इन सारे केसेस को आप एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। लक्ष्मीकांत में सारे केसेस का जिक्र है, उनको एक बार देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हैं उनको एक बार नोट्स आप बना लीजिए। वरना जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई है इनको भी अगर आप एक वन लाइनर की तरह एक बार आप देख लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ आइडिया लगाने के लिए, बिकॉज हमको बेसिकली करना है एलिमिनेशन से, राइट। इसमें हमारा कुछ नहीं था। देखिए केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस केशवानंद भारती केस से पहले आ गया था, ठीक। अब उसमें बोला हुआ है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड है, तो ये तो हो नहीं सकता। चंपकम दोहराया अभी हमने ऊपर किया हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1951 का बेसिकली केस है, ये भी बेसिकली हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये केस नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। ये लैंड रिफॉर्म का केस है, ये भी लैंड रिफॉर्म का केस है, ठीक। देन मिनरल मिल्स केस, ये अगेन दिस इज़ अ सेपरेट केस, ठीक है, 1980s का बेसिकली केस है। तो ये सारी चीज़ों को आप एलिमिनेट कर करके बेसिकली एक बार पढ़ सकते हैं, राइट। तो एलिमिनेशन भी इसमें चलेगा। अदरवाइज आपको अगर स्पेसिफिक नॉलेज है दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। स्पेसिफिक नॉलेज बेसिकली आपको होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी उस चीज़ को वहाँ से आगे बढ़ने में एंड अल्टीमेटली मार्क्स गेन करने में, राइट। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री है। एंड इसको मैंने पॉलिटी में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पॉलिटिकल हिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों से रिलेट कर रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का पोर्शन जो आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, ये उसका बेसिकली पार्ट है। तो दोनों से ही रिलेटेड था तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, राइट। इसमें आपको देखिए पता होना चाहिए क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीट स्टैटिक, ठीक। दिस इज़ कम्प्लीटली अ स्टैटिक क्वेश्चन। पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। बात सिंपल है, क्योंकि ये सारे पर्सनैलिटीज़ का नाम वो लिख के दे देगा, भाई आप कैसे डेसिफर करोगे, है ना, आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपको पता है तो पता है, दैट्स ऑल, बात सिंपल है। स्टैटिक क्वेश्चन यही होते हैं, इनमें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं चल सकती, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टी लेस डेमोक्रेसी। अब देखिए पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेगा शायद, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेगा और डिसेंट्रलाइजेशन की बात बेसिकली करता है। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लग भी रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लग भी जाएगा, ठीक है। कैसे लगेगा वो देखिए आप। अब पार्टीलेस डेमोक्रेसी की अगर बेसिकली बात कर रहा है तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते थे मिस्टर गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी बात करते थे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की या डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेसिकली बात करते थे। उनका मानना यह था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बेसिकली होना चाहिए। तो इसको वहाँ से आप एक बार रिलेट करेंगे तो इनके नक्शे कदम पर चलने वाले जो लोग थे, आप आचार्य विनोबा भावे, उनको भी रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। तो लगभग सारे जो लोग हैं ये उसी टाइम के हैं, ठीक है, लगभग बोल रहा हूँ, इनमें से कुछ लोग जो हैं वो नहीं सारे उन्हीं उसी टाइम के बेसिक लोग हमको दिख रहे हैं, है ना, उन्हीं के फॉलोवर दिख रहे हैं। बट अल्टीमेटली बात वही है कि अगर आपको इस बारे में पता है देन वेल एंड गुड, नहीं पता तो बेसिकली कुछ नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अगर आपने बेसिकली क्लास ट्वेल्थ की अगर आपने पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ी हुई है तो उसमें ये सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत जिक्र आ जाता है। तो जयप्रकाश नारायण इसका बेसिकली आंसर था, ठीक है ना। ही बिलोंग्स टू बिहार से बेसिकली बिलोंग करते थे उस टाइम पे, ठीक है, बिहार से बेसिकली बिलोंग करते थे। एंड जब हमारी इमरजेंसी लगी थी 1975 में तो वो मोरारजी देसाई के साथ मिलकर इन्होंने बेसिकली उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इस बात का थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लेंगे ताकि आप बाद में जाकर थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर पाएँ। तो जयप्रकाश नारायण वॉज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। अदरवाइज हमारे पोस्ट ये पॉलिटिकल हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस से बेसिकली कम ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये वंस इन अ वाइल वाली बात है कि हाँ, लेकिन ये नहीं कि 90% एफर्ट इसी पे लगा दिए और बाकी जो हमारे बचे हुई चीज़ें उनको छोड़ दिए, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली साफ साफ इसने बोल दिया, आर्टिकल दे दिया यहाँ पे। आर्टिकल आपको दिया अगर दिया गया है
तो आर्टिकल पहली बात आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। नहीं पता है तो उसने इस क्वेश्चन में तो लिख ही दिया है, बट अदरवाइज़ आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होने चाहिए। सारे आर्टिकल पता नहीं करने हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। वही एक आर्टिकल, उन्हीं इंपॉर्टेंट में से एक आर्टिकल यहाँ पर भी है, इस बारे में थोड़ा देखेंगे, ब्रीफ करेंगे थोड़ा इसको। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन स्टैब्लिश करता है, किसके पास पावर है इसको इस्टेब्लिश करने की। अब देखिए, इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब ये साफ साफ इसने बोल दिया कि कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, तो नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमको पता है। पार्लियामेंट 2 हाउसेज हैं, दो क्या दोनों बेसिकली इस्टेब्लिश कर देंगे? ना ना ना, मतलब ही नहीं होता है ना। इंटरस्टेट काउंसिल यूनियन का मैटर हो सकता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो मतलब ही नहीं है कि उस चीज़ में इंटरफेयर करें, तो एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन हो सकता था, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे लगा दिया? बिकॉज ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव हेड। हालांकि नॉमिनल होते हैं, बट हाँ बात सिंपल है, होते तो हैं। अच्छा, इंटरस्टेट काउंसिल की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 263। पहली बात, इंटरस्टेट काउंसिल को हमने याद है आर्टिकल 263 के अंदर ये तो लिखा ही हुआ है। पार्ट ध्यान रख लेंगे इसका, राइट। पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पार्ट 11 के अंदर बेसिकली इसको इंक्लूड करा गया है। आई थिंक पार्ट 11 का चैप्टर 2 है, राइट। उसको भी एक बार आप देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी थोड़ा, राइट। पहली बात। दूसरी बात, इंटरस्टेट काउंसिल का ना पूछ लेगा, ये पूछ सकता है कि ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन, तो कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, क्योंकि अगर हम इंटरस्टेट काउंसिल्स की बात करते हैं या सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल कमीशन बने थे, ठीक। इसी साल एक क्वेश्चन बेसिकली आया हुआ है। तो इसका जो बेसिकली ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। उस टाइम पे मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तो आप लीडर का भी ध्यान रख लेंगे अल्टीमेटली, है ना। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी उस टाइम पे, तो सरकारी माफ़ कीजिएगा, ये वीपी सिंह की सरकार थी उस टाइम पे, मोरारजी देसाई नहीं, वीपी सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पर। 1990s की बेसिकली बात है। तो उस टाइम पर बेसिकली हमने इसको इस्टेब्लिश करा था, ठीक है, अंडर आर्टिकल 263। उनके रिकमेंडेशन पर ये इस्टेब्लिश हुआ था इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल को जो चेयर करते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप, इंटरस्टेट काउंसिल को जो चेयरमैन होते हैं, ध्यान रखिए, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं वो चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज़, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, अल्टीमेटली ये तो पता ही होगा आपको, है ना। चीफ मिनिस्टर कहाँ पे होते हैं? स्टेट्स में होते हैं, कुछ हमारी यूटीज़ में भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे 2 स्टेट हैं, ऐसे 2 यूटीज़ हैं, बताइए कौन कौन सी वो बेसिकली यूटीज़ हैं जहाँ पर हमारे लेजिस्लेचर है एंड अल्टीमेटली वहाँ पर सीएम भी है ना। एडमिनिस्ट्रेटर अगर किसी स्टेट में अगर एलजी हैं तो अल्टीमेटली ये भी क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बंदिश है नहीं उनके लिए, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरस्टेट काउंसिल को सिंप्लीफाई करते हैं। पहली बात, आर्टिकल 263 पार्ट 11 के अंदर आता है। दूसरी बात, इट वॉज स्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट थी? वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी। तीसरी बात, जो इंटरस्टेट काउंसिल होती हैं उनके जो चेयरमैन होते हैं दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके अलावा जो पार्टिसिपेशन होता है उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर या वहाँ का उस यूटी का एलजी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, अल्टीमेटली आपको देखना ही है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन आ गया है, दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू, मैं इसको बेसिकली बोलूँगा कि हमारा जो वो पोर्शन होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो पोर्शन होता है हमारे उसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, राइट। तो ये बेसिकली वहाँ से हमारा क्वेश्चन है, राइट। या जेनेसिस की अगर हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से बेसिकली शुरुआत हुई थी, है ना। तो जेनेसिस की अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो वहाँ से बेसिकली क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है, वहाँ से इसको रिलेट कर लेंगे। पहली बात, नोट को आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है नोट की वजह से गलत हो जाते हैं, है ना। ऐसी गलतियाँ मैं भी करता था अपने टाइम पे, बट हाँ, नोट को पहले ही मार्क कर लिया करो, है ना। तो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, इनमें से कौन सी जो बेसिकली हमारे पास नीचे ऑप्शंस हैं, नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन नहीं थे या नेहरू रिपोर्ट में इनका मेंशन नहीं था। अब नेहरू रिपोर्ट जो बेसिकली हमारे आई थी उसमें कौन कौन सी चीज़ों का रिकमेंडेशन नहीं हो सकता, ये एलिमिनेशन आप कर सकते हैं। देखिए, क्या डोमिनेंट स्टेटस में हो, डोमिनेंट स्टेटस में होगा अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, कब आई थी? 1928 में बेसिकली नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है ना। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ रही है, कौन बेसिकली इसको बना रहे हैं? तो एक कमेटी बेसिकली इस्टेब्लिश करी गई है इस बात को लेकर, कमेटी इस्टेब्लिश करी गई है, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश करा गया है। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं इसमें, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इसमें, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू हैं इसमें, है ना। तो मल्टीपल लोग इसमें हैं। तो उनकी रिकमेंडेशन उन्होंने बेसिकली एक उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1928 में। तो
अगर हम उसमें बात करते हैं तो 1928 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात चल नहीं रही, क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस आएगा 1929 और 30 में, है ना, जब बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करेंगे कि भाई हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वी वांट। लाहौर सेशन, अगर आप बेसिकली थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री, तो लाहौर सेशन हुआ था 1929 और 1930 में। तो 26 जनवरी को यही रीज़न था 1950 में कि हमने उस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था, क्योंकि इसी दिन लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसको हम अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे इस दिन को हम डिक्लेयर करते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। इसको मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट नेहरू कमेटी के रिकमेंडेशन की अगर हम बात करते हैं, नेहरू जो हमारा रिपोर्ट थी उसके रिकमेंडेशन की अगर हम बेसिकली बात कर लेते हैं, तो डोमिनेंस स्टेटस उसमें बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब एक बार आप खुद सर्च करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस से डोमिनेंस स्टेटस थोड़ा डिफरेंट होता है। डोमिनेंस स्टेटस में जो हेड ऑफ द, बता ही देता हूँ, जो डोमिनेंस स्टेटस में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट इज़ नॉट अ इलेक्टेड हेड, दैट इज़ अ हेरिडेटरी हेड। ठीक है, तो डोमिनेंस स्टेटस में मोटा मोटा ये था कि जो मोनार्क होता हमारा नहीं सॉरी ठीक है, जो मोनार्क होता है बेसिकली ब्रिटिशर्स का, वही हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, जैसे डोमिनेंस स्टेटस काइंड ऑफ आप ऑस्ट्रेलिया का लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो अभी भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनका जो सिग्नेचर बेसिकली या हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पर जो है दैट इज़ अ मोनार्क ऑफ। या नेक्स्ट इज दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट। यस, दिस इज़ द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन कि सेपरेट इलेक्टोरेट का बेसिकली जो मांग थी वो उसके अंदर नहीं थी। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली मांग होनी भी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो हमारे मल्टीपल सेक्शंस थे हमारे सोसाइटी में, जैसे तुम्हारा रिलीजियस बेसिस पे जो सेक्शंस थे, जैसे हमारे जो मल्टीपल रिफॉर्म आया था, जैसे मॉर्लेमेंटो एक्ट था, मॉन्टेक कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म थे, उसमें सिख के लिए अलग इलेक्टोरेट, है ना, मुस्लिम्स के लिए बेसिकली अलग इलेक्टोरेट का बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे लोअर सेक्शन हिंदुज़म के अंदर जो हमारे दलित्स थे, उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बेसिकली मांग करते थे वो लोग भी, एंड उसको जो हवा दे रहे थे अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स दे रहे थे। तो दैट वाज अगेन द डिवाइड ऑफ हिंदुज़म। ठीक, तो उस चीज़ को बेसिकली प्रमोट नहीं करना चाहते थे नेहरू जी, है ना। अल्टीमेटली गांधी जी भी उसके अगेंस्ट में थे, तो बाद में जाके पूना पैक्ट होगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वो खाली इस बात को लेकर नहीं, तब तो खैर इसका ज़्यादा जिक्र भी नहीं था, लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट तुम्हारे रिलीजियस बेसिस पे हम लोग बांट रहे थे, या सॉरी ब्रिटिशर्स बांट रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में थे कौन? नेहरू जी। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट अल्टीमेटली होगा नहीं। एंड यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर, यस, ऐसा कुछ होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सेंटर की फिर बात कर रहे हैं हम लोग कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे उसमें होनी चाहिए। अडल्ट सफरेज की बात कर रहे हैं कि राइट टू वोट होना चाहिए, है ना। एंड अल्टीमेटली हमारा जो 18 साल से ऊपर है, उस टाइम पे 18 साल की तो खैर लिमिट नहीं थी, बट हाँ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कि मेल और फीमेल, या फिर तुम्हारा प्रॉपर्टी के बेस पर या एजुकेशन के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन था कि हाँ वोटिंग राइट किसको हैं, किसी को नहीं है, अपर स्ट्रेटा के लोगों को वोटिंग राइट है, लोअर स्ट्रेटा के लोगों को वोटिंग राइट नहीं है। तो अडल्ट सफरेज होना चाहिए कि जो भी अडल्ट हैं उनको वोटिंग राइट या वोट में उनका पार्टिसिपेशन होना इंपॉर्टेंट है। यस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को प्रमोट करते थे, तो अल्टीमेटली वही इसके अंदर होंगे। देखिए, अगर आपको एलिमिनेट इसमें करना आता है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट वाला, सॉरी प्री इंडिपेंडेंट वाला तुम्हारा फेज़ था, ये अल्टीमेटली वैसे तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा, दिस वाज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिकली क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल के अंदर, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नाम का एक चैप्टर है ना। तो अगर लक्ष्मीकांत में अभी आप देखें तो पॉलिटिकल, जब आप पॉलिटिक्स पढ़ने शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं, तो जेनेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से हुआ, तो आपको उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री आपकी पढ़नी ही पड़ेगी, राइट। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, है ना, बट हमने सॉल्व कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में एक बार वापस से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, या मैं बोलूँ इसको, ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का हमारा, है ना। लेकिन मैं इसको वहाँ से नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये जो है फ्रिक्वेंटली हमारा न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर्स में रहता है, ठीक है ना। अभी हमने चिनाब रिवर के ऊपर चिनाब रिवर के ऊपर हमारा राटल डैम बन रहा है, तो उस टाइम पे भी बेसिकली ये न्यूज़ में था, राइट। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की बात कर रहा है, बोल रहे ये कौन से रिवर को कवर नहीं करता। अब देखिए, ये थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल का क्वेश्चन है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि ज्योग्राफी का कैसे कवर है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसे है, तो आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको रिवर्स पता है ना, तो ये ज्योग्राफिकल एंगल से आपको सॉल्व हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल क्वेश्चन कैसे है, तो ट्रीटी है, अगेन पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। तो ये दोनों का ही क्वेश्चन है, बट मैंने इसको पॉलिटिकल में रखा जस्ट बिकॉज ऑफ कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा हॉट इशू है ना।
लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि बोल रहे इनमें से कौन सा जो रिवर है वो कवर्ड नहीं है। अब हमको पता है कि अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी रिवर्स के बारे में पता है, तो अगर हम बेसिकली अपने मैप देखें, सो दिस इज़ द जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से अगर हम बेसिकली इधर जाएंगे तो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ सिक्किम, एंड ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट का, राइट। सो दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा। देन अगर नॉर्थ ईस्ट इतना ही बनाएंगे तो चल जाएगा। तो हमको पता है कि इंडस, ठीक, इंडस बेसिकली कहाँ से है, इंडस यहाँ से, राइट। इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो यहाँ से हैं, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4, एंड दिस इज़ द 5th वन, राइट। झेलम, चेनाब, रावी, दिस इज़ द ब्यास, ब्यास रिवर सतलज से मिलती है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो चल जाएगा, राइट, ऐसे करके ब्यास, एंड दिस इज सतलज, ठीक है ना। अब इंडस वाटर ट्रीटी हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो हमको पता है कि पाकिस्तान यहाँ है, तो भाई लॉजिकली तीस्ता रिवर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तीस्ता रिवर यहाँ से बह रही है, ठीक है ना। तीस्ता रिवर हमारे कहाँ पर है, ईस्ट में है, या हम इसको बोले तो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली हमारा तीस्ता रिवर है। तो तीस्ता रिवर तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाली, पहली बात। दूसरा, इसको बेसिकली हिंट कैसे आप लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी आपको अगर इतना भी पता है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर बॉडी तुम्हारी शेयर हो रही हैं, या जो वाटर बॉडी तुम्हारी कॉमन है, भाई उस पर टिक लगा लो या उसको एलिमिनेट कर लो। यहाँ पे नॉट पूछा था तो अल्टीमेटली तुम्हारा कौन सा बोल नहीं है। तो हमको ये पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो ये अल्टीमेटली यही नहीं होगा ना। तो एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, लॉजिकली अगर आप थोड़ा बहुत इन्फरेंस निकालना जानते हैं तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, सटीक नॉलेज है, तो अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन तो ये गलत हो ही नहीं सकता, है ना। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेंगे, क्योंकि अभी वापस से न्यूज़ में थी, 2023 में वापस से न्यूज़ में थी, और पाकिस्तान जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पर बार बार इस मुद्दे को उठाता है कि भाई हमारे साथ जो प्रॉफिट शेयरिंग है, जो वाटर शेयरिंग है, सॉरी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा इवन नहीं है, दैट इज़ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट वाटर शेयरिंग, है ना, वाटर डिवाइड बेसिकली अनइवन है। तो उसको ज़्यादा हम भाव भी नहीं देते, है ना। हमको पता है कि हम लोग किस तरीके से काम करना है हमने, एंड हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं दे आर वेल नोन ऑफ ऑल द मैटर्स, जो भी इंटरनेशनल मैटर हैं या फिर तुम्हारा जो भी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा जोग्राफिकली भी सॉल्व हो सकता था, एंड अगेन तुम्हारा लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता था कि अगर बस इतना पता होना चाहिए था इसमें कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडस की जो 5 बेसिकली ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बस थोड़ा बहुत उनके बारे में पता हो तो आराम से सॉल्व हो सकता था, है ना। तीसरा का तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। खैर, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्या बोल रहा है, अच्छा ये है बेसिकली तुम्हारा जो कमेंट्रीज़ होती हैं, ठीक है ना, जो कमेंट्रीज़ होती हैं, जो कमेंट्रीज़ बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, फेडरलिज्म से रिलेटेड। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में बोल लूँगा तो बेटर रहेगा, ठीक है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो कमेंट्रीज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा बहुत आपको देख के जाने, क्योंकि CDS और CAPF में ये थोड़ा बहुत पूछ लेता है, ठीक है ना। CSE में तो बिल्कुल नहीं पूछता है, लगभग ना के बराबर ही पूछ रहा है ना। लेकिन CAPF और CDS में ये थोड़ा बहुत इन चीज़ों को पूछ भी लेता है, तो इस बात को थोड़ा बहुत आपको देख कर जाना है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन से ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने सीमलेस वेब बेसिकली बोल दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो भाई कोई आपको इसमें हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है ना, कोई भी लॉजिक इसमें हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक। क्योंकि ये सारे जो कमेंट्रीज, अब देखिए MV पायले के नाम में मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं सुना होगा, जो बेसिकली पॉलिटिकल ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, जिसने अगर पॉलिटिकल साइंस से आपका BA किया हुआ है, MA किया हुआ, थोड़ा बहुत उनको बारे में पता होगा, DD बासु के बारे में पता होगा, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है ना। DD बासु जी की बुक भी आती है, ठीक, जो UPSC एस्पिरेंट है वो DD बासु को भी फॉलो करते हैं। सुभाष कश्यप के बारे में उन्हीं को पता होगा जिसने BA किया हुआ है, MA किया हुआ पॉलिटिकल साइंस से, या अगर CSE की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल ऑप्शनल है, तो ये एक स्कॉलर वहाँ पे हम बार बार पढ़ते हैं। इसका आंसर वैसे हैं ग्रेनुल ऑस्टन, ठीक है। तो इन्होंने मल्टीपल बेसिकली कमेंट्रीज दी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इनके साथ साथ है ना, अगर आप बेसिकली पढ़ें तो एक और पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सर आइवर जेनिंग, ठीक है। इन्होंने भी मल्टीपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने कमेंट्रीज बेसिकली दी हैं, तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं एक बार, है ना। सर आइवर जेनिंग ने लॉयर्स पैराडाइज करके एक कमेंट्री दी थी, ठीक है ना, कि लॉयर्स पैराडाइज है क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ की लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, इसलिए क्या बोल दिया उसको, लॉयर्स पैराडाइज बोल दिया। और इंडियन कुछ स्कॉलर्स भी हैं, जैसे कि हनुमान अथैया के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, उन्होंने क्या बोला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, अन इंडियन और एंटी इंडियन बेसिकली बोल दिया था, बिकॉज ऐसा भी कुछ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो बोरोड थी, है ना। बट हाँ, उनको हमने अपने अकॉर्डिंग जो है
मोल्ड किया हुआ था, है ना, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कम्प्लीटली बोरोड थी। तो ये सारी जो कमेंट्रीज़ हैं, क्रिटिसिज्म इसको बोल सकते हैं हम लोग, कमेंट्रीज प्लस क्रिटिसिज्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है कि हाँ किसने क्या बोला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीमलेस वेब कौन बोल रहे हैं, तो मिस्टर ग्रैनविल ऑस्टिन साहब बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट हमेशा से फेवरेट है ना, इंपॉर्टेंट भी है, अल्टीमेटली होना भी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही अगर आपको नहीं पता और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई मायना उसमें फिर रह नहीं जाता है, ठीक है ना, कोई उसका बेसिकली मतलब नहीं रह जाता। तो इस बात को आप थोड़ा बहुत देखेंगे। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉट करेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हाल फिलहाल, ठीक है, बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, अब देखिए आप पहले स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक, बोल रहा है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरनर्स। ठीक, ऐसे एक बार हम लोग देख लेंगे। अच्छा, अब ये ना जो बेसिकली क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू कि कौन से जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो इंडियंस को दिए गए हैं, ठीक है ना, सॉरी खाली इंडियन सिटीज़न के लिए अवेलेबल है, मैं इसको इंडियन लिखता, सिटीज़न, ठीक है, सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, और दोनों, ठीक है, फॉरेनर प्लस सिटीज़न, F+C लिख देता हूँ उसको मैं, फॉरेनर प्लस सिटीज़न दोनों के लिए अवेलेबल है। तो इसको याद करने का ना एक ट्रिक है, अगर आप इस चीज़ को समझें तो बेटर है, ठीक है। आप इसको सिटीज़न के लिए जो याद है ना, सिटीज़न के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट स्पेसिफिक हैं, ओनली टू द सिटीज़न, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे ओनली। ठीक, इसको अगर आप याद करना चाहें तो 15 से शुरू करिए, 15, 16 में प्लस 3 करेंगे तो 19 में प्लस 20 करेंगे 29 एंड 30, दैट्स ऑल। आप इनको याद कर लीजिए, बाकी जो बचे हुए हैं वो दोनों के लिए अवेलेबल है, ख़त्म, ठीक है ना। जो खाली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, अगर आपको वो पता है तो जो सिटीज़न और फॉरेनर के लिए अवेलेबल हैं बचे हुए तो सारे वही हैं ना, ठीक है, तो आपको वो तो पढ़ने की बार बार ज़रूरत है नहीं, रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आर्टिकल 15 इज़ अवेलेबल टू बोथ द सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स। अभी तो बताया खाली सिटीज़न के लिए कौन सा अवेलेबल है, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16 दोनों साथ में प्लस 3 करेंगे तो 19 पहुँचेंगे, प्लस 10 करेंगे 29 पहुँचेंगे, एंड 30 उसके साथ ही आप इसको ऐसे करके याद करेंगे। अब बोल रहे हैं कि आर्टिकल 15 दोनों के लिए अवेलेबल होगा, बिल्कुल नहीं, जब बिल्कुल नहीं है तो आप ऑप्शंस में एलिमिनेट करिए, 1 वाला जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब थर्ड में हमको देखना है, इसका मतलब सॉरी थर्ड, इसका मतलब ठीक ही है, थर्ड वाला क्या है, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इस तरीके से एलिमिनेट करिए बार बार, एंड आप जो है अपने कंक्लूजन तक फाइनली पहुँच जाएंगे। इसका मतलब देखिए सेकंड वाले में हमको देखना है, थर्ड वाला तो अल्टीमेटली दोनों में है, तो दोनों में करेक्ट ही है, थर्ड वाला करेक्ट है। आर्टिकल 16 देख लीजिए, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज़ अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। अब साफ साफ इसने बोल दिया कि खाली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल अभी तो बताया 15, 16, 19, 29, 30 ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो 2 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ख़त्म। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं, है ना, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था ही नहीं, एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है, बाकी जो बचे हुए 2 हैं उनमें भी आप एलिमिनेशन लगा के उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें थोड़ा बहुत तो ज़रूरत था ही हमारा कि हाँ हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इसकी थ्योरी में नहीं जा रहा, ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी क्या है, मैं बिल्कुल इसकी थ्योरी में नहीं जा रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कौन से जो राइट अवेलेबल हैं खाली सिटीजन्स के लिए और कौन से राइट अवेलेबल है दोनों के लिए, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि आप शॉर्टली बहुत कम टाइम में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी राइट, फंडामेंटल राइट सबको पता होंगे, इस एग्जाम में बैठने वाले लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होंगे, ये आप सबको भी पता है, ये मुझे भी पता है ना। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को एलिमिनेट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो 2 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर था, ठीक। मैं फिर बोल रहा हूँ इसको भी अगर आप बेसिकली लिखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए कि जो खाली सिटीजन्स के लिए बेसिकली अवेलेबल राइट्स हैं वो कौन कौन से हमारे, दैट इज़ आर्टिकल 15, 16 प्लस 3 19 प्लस 10 29 एंड देन 30, दैट्स ऑल। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बेसिकली अगर ये बात करता है, आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, तो राइट टू इक्वलिटी में आ गया, है ना, शुरू ही वहीं से हो रहा है। आर्टिकल 12, 13 एंड देन 14 राइट टू इक्वलिटी, पहला राइट टू इक्वलिटी, R2 लिख देता हूँ मैं इसको शॉर्टली, ठीक है ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट। तो वहाँ की बात कर रहे हैं, बोले किसको बेनिफिट मिलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, जो आर्टिकल 14 के अंदर हमारे लिखे हुए हैं, राइट। इसमें आपको डेसिफर देखिए कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉरी पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑल सिटीजन ऑफ लिविंग इन इंडिया। बात सिंपल है, जो भी सिटीजन होंगे
उसको आर्टिकल 14 क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल ही मिलेगा। या राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या उसको नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि सिटीजन ऑफ इंडिया को ऐसा कुछ ना मिले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फिर किसको देगा ये सारे राइट? कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग राइट्स, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल, राइट। और इसमें स्पेसिफाई जो किया वो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ ये तो बिल्कुल होगा ही होगा, राइट, वो अवेलेबल है। तो पहला ठीक है, पहला ठीक है, तो मतलब जिसमें पहला नहीं है तो वो गलत कर दो आप। सेकंड, ऑल द सिटीजन लिविंग अब्रॉड, अब सारे सिटीजन जो बेसिकली अब्रॉड रह रहे हैं, अब इसमें तुम्हारे जो NRI है, ठीक है, जो तुम्हारा OCI तो बेसिकली इसके अंदर आएंगे नहीं। तो सारे सिटीजन्स को, अब देखिए जो सिटीजन बाहर रह रहे हैं, अगर वो बेसिकली वहाँ बाहर अगर रह रहे हैं तो वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको जज करा जाएगा ना, ठीक है। हमारे कंट्री के अंदर अगर उनको राइट मिलना है तो यहाँ पर आकर उस राइट को अवेल करेंगे, ठीक। वहाँ जाके तो उन राइट को अवेल कर नहीं सकते, राइट। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी यहाँ इंडिया के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का परव्यू रहेगा। बात सिंपल है। अगर तुम इस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के बाहर जाते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल परव्यू नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 14 तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा अगर कोई US में जाके बैठ गया है भारत का सिटीजन, ठीक है ना। सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तीसरा बचा, खत्म, ठीक है ना। आपको तीसरा गलत करना, तीसरा सही है हमारा, चौथा तो पहले गलत हो गया था, राइट। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक बारी ऑप्शन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एलिमिनेट करना नहीं आ रहा है या शुरू में नहीं आ रहा है, फॉरेनर्स लिविंग इन देयर टेरिटरी ऑफ इंडिया, अभी बताया, जो बेसिकली इंडिया के टेरिटरी के अंदर रहेगा उसको आर्टिकल 14 का बेसिकली परव्यू मिलेगा। ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, सारे सिटीजन जो इंडिया के अंदर बॉर्न है क्या उनको मिल पाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे तो क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाँ, पहला क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? नॉट करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है। जो नॉट करेक्ट और करेक्ट है ना, उसको बेटर रहेगा कि आप पहले ही मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्लियरिटी पहले ही हो जानी चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जिसको पता है, फंडामेंटल राइट इफ़ यू नो देन यू नो, दैट्स ऑल। अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि दीज आर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं भाई, ये ले डूबते हैं और ये ऊंचाई तक भी ले जाते हैं। बात सिंपल है ना। अगर आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देन गुड। अगर आपको लॉजिक लगाना आता है बहुत अच्छी बात है, इन्फरेंसेस निकालने आते हैं, कंक्लूजन निकालना आता है बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको सटीक नॉलेज के बारे में होना चाहिए, दैट्स ऑल, है ना। क्या बोल रहा है, बोले इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देख लेते हैं जरा कौन सा करेक्ट है, ठीक। माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अगर पहला हमको मिल गया तो बाकी तो इसका मतलब हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। बोला ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ओनली लिंग्विस्टिक एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। माइनॉरिटी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो इसमें ओनली कैसे लिख दिया इसने? तो क्वेश्चन तो अल्टीमेटली पहली बात गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा, नेक्स्ट सी वाला क्या है? एवरी रिलीजियस डोमिनेशन हैज़ अनफेटर्ड राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। खाली रिलीजियस पर्पस, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम उसके बाद देखिए, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द रिलीजियस माइनॉरिटी लूजेज इट्स माइनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग द फाइनेंशियल एड। नहीं, फाइनेंशियल एड पे मिलने पर ऐसा थोड़ा है कि वो अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लूज़ कर देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन अल्टीमेटली गलत है। अगर आप बेसिकली आर्टिकल 28 टू आर्टिकल 30 पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 28 टू आर्टिकल 30 अगर आप बेसिकली एक बार देखेंगे तो आपको ये सारे जो ऑप्शन हैं वहाँ पर आपको साफ साफ ये एलिमिनेट करते हुए दिख जाएंगे। लक्ष्मीकांत में फिर बोलूँगा, लक्ष्मीकांत में ये सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं, ठीक है ना। ये लक्ष्मीकांत में सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं, उसमें जो डिफाइन करा गया है ये लगभग वहीं की लैंग्वेज है, ठीक। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं अगर आपको जानना है तो, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग पार्लियामेंट पे। तो पार्लियामेंट ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे तुम्हारा CSE की बात कर लो, चाहे तुम्हारा CAPF की बात कर लो, चाहे CDS की बात कर लो, या दूसरे एग्जामिनेशन की बात कर लो। तो पार्लियामेंट से इजी क्वेश्चन आते भी हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल भी होते हैं और तुम्हारे आंसरेबल भी होते हैं, सॉल्वेबल भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। बोले इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? अब करेक्टली मैच हमको ढूंढना है, फिर से करेक्टली इनकरेक्ट इन सबको जो ध्यान रखना है आपने। बोला रूल ऑफ लैप्स। पहली बात क्या बोला है? रूल ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब ये होता है ख़त्म हो जाना। अब इसने क्या बोला हुआ है? कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ख़त्म। पहली बात ये तो हो ही नहीं सकता। लैप्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ अभी है और उसको बाद में हम लोग कैरी ऑन नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, ठीक है ना।
तो वो क्या होता है हमारा लैप्सेबल, जैसे हमारे लैप्सेबल फंड भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं हमारा लैप्सेबल फंड की या फिर तुम्हारा, अच्छा ये होता क्या है वैसे, रूल ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रूल ऑफ लैप्स का मतलब ये है, जो भी ग्रांट दी जाती है ना, ठीक है ना, जो भी ग्रांट्स बेसिकली होते हैं बजट के टाइम पे, जो ग्रांट दी जाती है, अगर वो अनस्पेंट रहती हैं, अगर वो क्या रहती है अनस्पेंड रहती हैं, गवर्नमेंट उसको बेसिकली अनस्पेंड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट उनको जो है खर्चा करती नहीं है, तो वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए होंगे ही नहीं, वो वहीं के वहीं इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के जैसे फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा खत्म होगा वो क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रूल ऑफ लैप्स होता है। तो यहाँ पे साफ साफ इसने क्या लिखा हुआ था कि ग्रांट दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, तो बिल्कुल रूल ऑफ लैप्स तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ये, ठीक है ना, क्योंकि लैप्स का मतलब भी साफ साफ यहाँ समझ में आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको लॉजिक लगाना आता है तो क्वेश्चन ईजी था, ठीक, पहला वाला गलत है तो पहला वाला गलत है, हटा दो, यहाँ पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड में से हमको देखना है, अगर हमने एक भी निकाले, अब देखिए या तो सेकंड ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों ही ठीक होने चाहिए, इसका मतलब दोनों में से अगर एक भी आपने निकाल लिया ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका दूसरा ठीक है तो इसका मतलब तीसरा भी ठीक होएगा ही, अगर आपका तीसरा ठीक है इसका मतलब दूसरा भी ठीक हो गई, लेकिन अगर आपका तीसरा गलत है इसका मतलब दूसरा भी गलत है, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है इन्फ्रेंसेस निकालने आने चाहिए। अब देखिए वोट ऑन अकाउंट पढ़ते हैं, वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट अगर आपको थोड़ा बहुत भी उस चीज़ में जो है अपने पार्लियामेंट पढ़ा हुआ है, ठीक, तो आर्टिकल 160 के अंदर आता है तुम्हारा वोट ऑन अकाउंट। ये वोट ऑन अकाउंट होता क्या है, आपने देखिए आर्टिकल 160, इसको यहीं ख़त्म कर लेंगे तो बेटर रहेगा। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है हमारे लिए 5 साल बेसिकली ख़त्म हो रहे थे किसके, गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ने बोला हम लेकर आ रहे हैं अभी इंटरिम बजट। इंटरिम बजट का मतलब होता है, इसको हिंदी में अंतरिम बजट ही बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जो बजट है ना ये फुल ईयर के लिए बेसिकली लाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेकर आएंगे, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट क्या नया बजट लेकर आएगी, वापस से नया बजट बनाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फॉर द टाइम बिंग अभी 2 से 3 महीने के लिए जितना भी बेसिकली उस टाइम पीरियड था हमारे पास, क्योंकि अप्रैल में फ़ेब में बेसिकली बजट पेश होता है ना, अब तो बजट फ़ेब में पेश हो रहे हैं, देन उसके बाद तुम्हारे मई में बेसिकली इलेक्शन हुए, जून में उसका रिजल्ट आ गया था। तो ये 3-4 महीने के लिए जो भी चीज़ें थी, ठीक, तो इसके लिए क्या लाया गया, इंटरिम बजट लाया गया। फॉर द टाइम बिंग द बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ नोन एज वोट ऑन अकाउंट, ख़त्म, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद जो गवर्नमेंट लेकर आएगी ना उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक बजट, तो वो बात तो डिफरेंट हो जाएगी। तो वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये इंटरिम बजट है, हाल फिलहाल का बजट है, ठीक है ना, हाल फिलहाल का बजट है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो लेकर आते हैं फॉर द टाइम बिंग, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वोट ऑन अकाउंट बोल रहे हैं। आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, ठीक। अब इसका सामने क्या दे रखा है, उसने मैच क्या दे रखा है, द एडिशनल फंड ग्रांटेड इन द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। फिर ग्रांट इन एड क्या होता है फिर, है ना, ग्रांट इन एड क्या होता है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जब ये इनकरेक्ट हो गया तो थर्ड वाला इनकरेक्ट हुआ, इसका मतलब सेकंड भी उसके साथ ही ले डूबा उसको, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, उसका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, लेकिन इसका भी आंसर देख लेते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होते हैं, क्या लिखा हुआ है इसका मैच, एडवांस ग्रांट टू द मीट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट्री ग्रांट बेसिकली ये हमारे होते नहीं है। सप्लीमेंट्री ग्रांट आर्टिकल 114 के अंदर आता है ना, आर्टिकल 114 के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट आता है। अप्रोप्रिएशन बिल, अगर किसी ने उस चीज़ को पढ़ा है, आप इसको पढ़ेंगे बहुत ब्रीफली, आप इसको पढ़ सकते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर बेसिकली ये चीज़ आती है। एंड अल्टीमेटली अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इनको पार्लियामेंट के सामने रखता है। दे आर कॉज्ड बाय, प्रेसिडेंट शैल कॉज दीज बिल्स बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। अल्टीमेटली ये भी इसका बेस्ट आंसर हमारा मैच नहीं था, करेक्ट मैच नहीं था, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए एलिमिनेशन में लगता है, कोई दिक्कत नहीं, एलिमिनेशन लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो ये सारे जो हैं रिफॉर्म्स वगैरह रिलेटेड, तो हमको पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक, ये हुआ तो वैसे 1958 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, लेकिन इस एक्ट में मतलब इन चीज़ में आपका एलिमिनेशन नहीं लगता, यूजुअली नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब इस्टेब्लिश होता है, 1958 में बेसिकली इस्टेब्लिश होता है, सॉरी 1858 में इस्टेब्लिश होता है। तो 58 में इस्टेब्लिश हुआ है तो इसका मतलब इससे तो नहीं हो सकता। अब ये 1900 के बेसिकली एक्ट हैं, है ना, इनको अगर आप बेसिकली पढ़ेंगे तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो बचा हमारा ये। तो इस तरीके से अगर आपको पता है, दोनों में से एक भी चीज़ पता है तो हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, है ना। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन की बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर्स द सुटेबली, मोस्ट सुटेबली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये IR का बोल दूंगा, इंटरनेशनल का बोल दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत
आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर पता है तो ठीक है, आपका हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, आराम सॉल्व हो जाएगा। बोले में से कौन सा बेस्ट डेफिनेशन है या कौन सा बेस्ट मीनिंग तुम्हारा बता रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। पहला वाला, हाँ, इट इज़ अबाउट कंडक्टिंग द एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल रिलेशन की बात करता है कि ग्लोबलाइजेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटर्नल रिलेशन की तो लगभग बात नहीं करता, बट हाँ चलो थोड़ा बहुत रख लेते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर भी सकता है। आगे देखते हैं क्या बेस्ट सूटेड है, ठीक है, बेस्ट सूटेड तो ये लग नहीं रहा, पहली बात। दूसरा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर वर्ल्ड वाइड। यस, कमिंग टुगेदर तो बेसिक बिल्कुल था, क्योंकि ओपन इकॉनमी की अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ अल्टीमेटली लेड टू द ग्लोबलाइजेशन, ठीक। तो अगर पूरा वर्ड एक साथ आ रहा है, ठीक है, तो उसको तो बोले ग्लोब कमिंग टुगेदर, ठीक, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा तो हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसमें दूसरा नहीं है उसको काट दो, इसमें दूसरा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद इट रेफर्स टू थिंकिंग द ट्रांस टेरिटरीली अबाउट द ग्लोबल रिस्क अफेक्टिंग पीपल। बिल्कुल ठीक है, अगर ग्लोबली को रिस्क आ, जैसे पेंडेमिक था, ठीक है ना, कोविड-19 पेंडेमिक था, जैसे तुम्हारा टेररिज्म है तो उसके बारे में, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इसके बारे ये क्या चीज़ें हैं, ये भाई हम एक पर्टिकुलर नेशन में थोड़ा ना हो रहा है, एक नेशन में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या ट्रांस टेरिटोरियली थिंकिंग बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं। क्या ये ग्लोबलाइजेशन है? बिल्कुल है, ग्लोबलाइजेशन तो है, ठीक है ना, और क्या हो सकता है इसके अलावा। सब लोग साथ मिलकर आ रहे हैं, सब लोग साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब जिसमें तीसरा नहीं है उसको काट दो, तीसरा तीनों में है, दूसरा तीनों में है, ये दूसरा इसमें भी, तीसरा इसमें भी है, दूसरा तीसरा इसमें भी है, दूसरा तीसरा इसमें भी है। इसका मतलब या तो तुम्हारा फोर्थ ठीक है, ठीक, और फर्स्ट भी ठीक ही होगा। एलिमिनेट कर लेते हैं एक बार। इट हैज़ द विशफुल विजन ऑफ सरपास्टेड गवर्नेंस। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट इज़ द विशफुल विजन ऑफ द सरपास्टेड गवर्नेंस। भाई जो, अगर हम स्टेट के बाहर गवर्नेंस की बात करते हैं, सरपास स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो, ये एक नेशन है, ये एक नेशन है, इन दोनों ये एक तीसरा नेशन है, इन दोनों ने क्या बोला कि हम नेशन के बाहर एक गवर्नेंस को क्रिएट करना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना। सो दे विल कम अंडर द एग्रीमेंट और द ट्रिटी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक। तो अगर हम साथ मिलकर एक गवर्नेंस लेकर आएँ जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म या यूनिवर्सल गवर्नेंस, ठीक, तो क्या ये तुम्हारे ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट को इस्टेब्लिश कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो मतलब चौथा भी ठीक है। अब जिसमें चौथा नहीं है वो ये है ना। पहले वाले को देखते हैं, क्या पहले वाला तुम्हारा बेस्ट सूटेड है, तो उसको देख लेते हैं। मतलब क्या है, चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी है, इसका मतलब पहले वाले मामला फंसा हुआ है, ठीक है, देखते हैं। इट इज़ अबाउट कंडक्टिंग द एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट ऑफ वर्ल्ड वाइड। एक्सटर्नल रिलेशन की तो लगभग बात वो नहीं ही करता, राइट, एक्सटर्नल रिलेशन की बात वो नहीं करता है। तो हम वन वाले को एलिमिनेट अगर कर दें तो हमारा क्या बचा, तुम्हारा 2 और 3, ठीक। एक्सटर्नल रिलेशन, देखिए, एक्सटर्नल रिलेशन किसी कंट्री का पहले इंटरनली डिसाइड होता है कि किसके साथ हमको स्टैब्लिश करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया और पाकिस्तान के एक्सटर्नल रिलेशन आर नॉट गुड, राइट। हम ये थोड़ा बोल देंगे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि हमारा ग्लोबलाइजेशन नहीं है। तो ये हमारे बेस्ट सूटेड डेफिनेशन इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वजह तो फलक सीक्वेंस बतानी है इसमें कि बजट जो है किन किन प्रोसेस से जाता है। देखिए, अगर आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, वो वाली किताब पढ़ी होगी, उसमें ये चीज़ आई थिंक चैप्टर नंबर 5 के अंदर मेंशन है और बहुत अच्छे से देखा है और वहीं से क्वेश्चन उठ कर आ गया, ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है कि कौन कौन सा जो सीक्वेंस बताइए कि बजट किस के थ्रू पार्लियामेंट में पेश होता है। पहली बात, बजट तो प्रेजेंट होगा ही, राइट, तो बजट पहले प्रेजेंट होगा तो ख़त्म कर दो, पहला बजट प्रेजेंट है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कमेटी के पास जाते हैं स्क्रूटनाइजिंग के लिए, ठीक है ना, तो बिल्कुल उसको चेक करने के लिए जाता है, बिल्कुल पहले के बाद दूसरा, यहाँ पे पहले के बाद दूसरा नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, ख़त्म। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो अल्टीमेटली कर सकते हैं, बात की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। इस तरीके से फटाफट आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद बोला कौन से स्टेट ने राजमन्नार कमेटी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से हमारे मल्टीपल कमेटीज़ और बनी थी, ठीक है ना। उसको अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या कोई और बेसिकली पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। राजमन्नार कमेटी की अगर हम बात करते हैं, राजमन्नार कमेटी सबसे पहली कमेटी थी, ठीक है, सॉरी, राजमन्नार कमेटी हमारी, हाँ, आई थिंक सबसे पहले नहीं, सेकंड कमेटी थी, क्योंकि फर्स्ट कमेटी जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से बनी थी, आई विल नॉट से दैट कमेटी, वो हमारा दैट इज़ कमीशन, ठीक है ना। फर्स्ट ARC आया था 1966 में, फर्स्ट ARC आया था, मोरारजी देसाई जी उसको लेकर आए थे। तो राजमन्नार कमेटी बनी थी 1969 में, ठीक है ना। तो इसको इस्टेब्लिश करा था गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने, ये तो दोनों हो नहीं सकते, ठीक है ना।
एंड उसके बाद तुम्हारा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आता है, अकाली दल की जो गवर्नमेंट है पंजाब में वो उसको लेकर आती हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है। सरकारी कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1983 में आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मानी भी, उसको आप एक बार गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ओनली। उसके बाद जो लास्ट हमारा कमीशन बनाया अभी तक, दैट इज़ द पंची कमीशन, कोई इसको पुंची कमीशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2007 में बेसिकली बना था। एंड अल्टीमेटली दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एक बार इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिए। लेकिन हमसे ही पूछा था सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, राजमनार कमेटी किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी या एस्टेब्लिश करी थी, तो दैट वॉज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1969, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद धर कमीशन 1948 से। अब ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है ना, दैट इज़ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से, है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो इनिशियली हमारा जो इंडिया था दैट वाज डिवाइडेड एंड इनटू मल्टीपल प्रोविंसेस। बाद में उनको एक साथ लाने की बात करी, जब एक साथ लेकर आए तो अलग अलग लैंग्वेजेस थी, है ना, ये सब आपको पूरी कहानी पता ही है, मल्टीपल लैंग्वेजेस थी, मल्टीपल डायलेक्ट थे, तो उनके बेसिस पे सब लोग जो अलग अलग स्टेट की मांग करने लग गए। तो उसके लिए मल्टीपल हमारे कमीशंस बने, ठीक है, तो 3 कमीशन बने। अगर हम बात करते हैं धर कमीशन की, धर कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन, 1948 में स्टैब्लिश हो रहा है। बोले ये किससे रिलेटेड है, अभी बता दिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो हमको स्टेट बनाने थे उससे रिलेटेड है। उसके अलावा जो 2 और कमीशन है ना, तो सब उसके इसके बाद ही जो हमारा सेकंड कमीशन बना था वो बना था JVP कमेटी, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभाई सीतारामैया कमेटी बनी थी, 1948 में ही बनी थी। इन्होंने भी बोल दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को इस्टेब्लिश करना इज़ नॉट गुड। अच्छा, इस कमेटी ने भी मना कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे इस्टेब्लिश नहीं करो स्टेट्स को, ठीक है ना। हालांकि इन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर हमारे अलग कर सकते हैं स्टेट्स को, बट ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के बेस पर आप स्टेट्स को बांटना शुरू कर दो। जो थर्ड कमेटी बनी थी और लास्ट कमेटी जो बनी थी, जिसने बोला कि हाँ हम स्टेट को 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का उसने नारा दिया था, ठीक है, नारा भी नहीं बोलूँगा बट हाँ एक तरीके से एजेंडा, ठीक है ना, 1 लैंग्वेज, ठीक है, 1 स्टेट, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ऐसा कुछ उसने बोला। सो दैट वाज फजल अली कमीशन, ठीक है ना, फजल फजल अली कमीशन, ठीक है। तो फजल अली वाज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा तो KM पानीकर इनके साथ में थे, ये भी ऑल्सो मेंबर, ही वाज आल्सो द मेंबर, ठीक है ना, KM पानीकर। एंड इनके साथ ही एक और थे, दैट वाज HN कुंजरू, तो ये भी थे, ठीक। तो 1953 में बेसिकली एक कमीशन बना था और इसके बेसिस पर हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेट बना तो कौन सा बना था, अगर आपको पता है तो दैट इज़ आंध्र प्रदेश। एंड देन उसके बाद तुम्हारे सीरीज़ में चलता गया, सबसे लास्ट जो स्टेट बना था दैट वाज इन 2014, दैट वाज तेलंगाना, ठीक है ना, और किससे अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से, ठीक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो दिस वाज द कंप्लीट सेशन। हालांकि थोड़ा बहुत लंबा हो गया बट हाँ, इस चीज़ में मैंने जस्टिस करने की कोशिश की है, जितने सारे क्वेश्चन हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है अच्छे से मैंने उस चीज़ को बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है या आपको लगता है कि मैंने कहीं पे मिस स्पेल कर दिया किसी चीज़ को या मिस कंक्लूड कर दिया किसी चीज़ को, मिस डिस्क्रिप्ट कर रखा है किसी चीज़ को, आप मेरे को बताइए, मैं उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, है ना। एंड यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो और इससे आपको जो है अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो 2018 के उसमें क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इसी तरीके से उस चीज़ को हम लोग कंक्लूड करेंगे। या अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है कि हाँ हम इस चीज़ को या वीडियो को थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं या किसी चीज़ को और थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, सो लेट मी नो दैट पर्टिकुलर थिंग। आपके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, ओके।